आज के पाठ का विषय है व्यंग्य साहित्य। इस पाठ के अध्ययन के बाद आप व्यंग्य के अर्थ और उसकी परिभाषा से परिचित हो सकेंगे, हिंदी व्यंग्य की समूची परंपरा की पड़ताल कर सकेंगे, प्रमुख व्यंग्यकारों का परिचय प्राप्त कर सकेंगे और हिंदी व्यंग्य साहित्य की उपलब्धियों को जान सकेंगे। एक स्वतंत्र विधा के रूप में व्यंग्य का उल्लेख काव्यशास्त्रीय ग्रंथों में उपलब्ध नहीं है। इसे प्रायः हास्य के साथ संयुक्त करके देखने की एक सामान्य रीत रही है। ये चलन ऐसा रूढ़ हो गया है कि हास्य और व्यंग्य एक ही पद के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। बहुत समय तक व्यंग्य लगभग उपेक्षित रहा और इसे अलग से चर्चा योग्य नहीं माना गया। हिंदी साहित्य की संपूर्ण परंपरा पर ध्यान दिया जाए तो कुछ ऐसे कालजयी साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने अपने साहित्य में व्यंग्य का शैली के रूप में बहुत अधिक प्रयोग किया है। कबीर व्यंग्य के बादशाह हैं तो सूर और तुलसीदास भी पीछे नहीं हैं। कबीर अपने समय की विसंगतियों पर बहुत तीखा व्यंग्य करते हैं। सुनने वाला तिलमिला जाए, इतनी अधिक शक्ति होती है उनके व्यंग्य में। तुलसीदास भी यथावसर अपनी बात को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए व्यंग्य युक्तियों का प्रयोग किया करते थे और सूरदास की गोपियाँ उद्धव को अपने व्यंग्य से असहाय और निरुत्तर सिद्ध कर देती हैं। अपनी तीक्ष्ण विदग्धता और व्यंग्य के माध्यम से उन्होंने उद्धव को सोचने पर विवश किया। इन सारे उदाहरणों के बाद भी व्यंग्य भारतेंदु के समय में ही अधिक समर्थ हो सका। स्वयं भारतेंदु बाबू और उनके सहयोगी साहित्यकारों प्रताप नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी आदि ने व्यंग्य के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम किया। बल्कि ये कहना शायद अधिक ठीक होगा कि इस युग में आकर व्यंग्य को एक नई दृष्टि और नई चेतना मिली। वास्तव में भारतेंदु युग, जिसे आधुनिक हिंदी साहित्य का पहला चरण कहते हैं, इसमें व्यंग्य का महत्व बढ़ा और इसे विधा के रूप में एक स्वतंत्र सत्ता मिली। इस युग में गद्य की बहुत सारी नई शैलियाँ विकसित हुईं और इसके परिणाम स्वरूप आलोचना, कहानी, नाटक, उपन्यास, यात्रा संस्मरण जैसी अलग अलग विधाओं में लोगों ने लिखना प्रारंभ किया। इसी दौर में हिंदी व्यंग्य ने अपना एक पृथक स्वरूप भी ग्रहण किया। इसमें युगीन परिस्थितियों की बहुत निर्णायक भूमिका थी। अंग्रेजी साम्राज्य की गुलामी और नई चेतना के निर्माण और विकास को इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। हम यदि व्यंग्य की परिभाषा पर विचार करें तो इसे ठीक से जानने समझने के लिए इसके बारे में विद्वानों ने जो अलग अलग परिभाषाएं दी हैं उनको देखना बहुत ज़रूरी होगा। प्रसिद्ध आलोचक मेरेडिथ ने कहा है व्यंग्य के बारे में कि व्यंग्यकार नैतिकता का ठेकेदार होता है। बहुधा वो समाज की गंदगी की सफाई करने वाला भी होता है। उसका कार्य सामाजिक विकृतियों की गंदगी को साफ करना होता है। इस परिभाषा में परिभाषाकार ने नैतिकता और समाज सुधार पर बल दिया है। इस तरह व्यंग्य और व्यंग्यकार समाज के स्वास्थ्य के रक्षक हुए और इनका कार्य सबसे अधिक ज़रूरी है भी। कबीर की कविताओं में जो व्यंग्य आया है उसे देखते हैं तो इसे समझने में शायद ज़्यादा आसानी होगी। कबीर बहुत साहस के साथ धर्म, समाज और व्यक्ति के दोमुहेपन के खिलाफ कमर कसकर खड़े थे। इस मामले में वो कोई भी छूट देने के मूड में भी नहीं थे। जो अपना घर जलाकर तमाशा देख सके वे उसका स्वागत खुले दिल से करते हैं। प्रोफेसर सदरलैंड ने अपनी पुस्तक इंग्लिश सटायर में लिखा है कि व्यंग्यकार का काम न्यायाधीश की तरह न्याय पालन कराना तथा शिष्ट समाज की मर्यादाओं की रक्षा करना है। उसका काम नर नारियों को नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक और अन्य कसौटियों पर खरे उतरने के लिए सचेत करने का भी है। इस परिभाषा में व्यंग्य और व्यंग्यकार के उद्देश्यों की बहुत विस्तार से चर्चा की गई है।
इससे ये भी स्पष्ट है कि व्यंग का उद्देश्य बहुत महान है। उसे शिष्ट समाज की मर्यादा की रक्षा करना है और स्वयं झेलते हुए समाज के लिए अमृत की कामना और व्यवस्था का प्रयत्न भी करना है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में व्यंग की परिभाषा कुछ इस तरह दी गई है कि व्यंग्य पद्यमय अथवा गद्य रचना है जिसमें प्रचलित दोषों या मूर्खताओं का कभी कभी कुछ अतिरंजना के साथ मजाक उड़ाया जाता है। इसका अभीष्ट किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह का उपहास करना होता है, अर्थात जो एक व्यक्तिगत आक्षेप लेख के समान होता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की इस परिभाषा में उपहास पर बल दिया गया है, जबकि व्यंग्य उपहास से कहीं ज़्यादा होता है। व्यंग्यकार तीक्ष्ण प्रहार करते हुए सामने वाले शत्रु को लगभग नष्ट करने की चेष्टा करता है। इस काम में वो कोई भी प्रयास करने से चूकता नहीं है। इस संदर्भ में ए निकोल की व्यंग के बारे में परिभाषा हम देख सकते हैं। वे कहते हैं, व्यंग्य इस सीमा तक कटु हो जाता है कि हो सकता है कि उसमें किंचित भी हास्य न हो। व्यंग्य बहुत तीखा वार करता है। इसमें कोई नैतिक बोध नहीं होता। इसमें दया, विनम्रता, उदारता का भाव लेश मात्र भी नहीं होता। वह व्यक्ति के शारीरिक गठन पर कभी कभी पूरी निर्दयता से प्रहार करता है। वह व्यक्तियों के चरित्र पर आक्रमण करता है। यह युग की समूची परिस्थितियों की धज्जियां किसी को भी क्षमा किए बगैर उड़ाता है। ए निकोल की इस परिभाषा में व्यंग्य और व्यंग्यकार की बहुत सारी विशेषताएं शामिल हो गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह परिभाषा भी अन्य परिभाषाओं की तरह व्यंग्य को पूरी तरह बांधने में समर्थ नहीं है। भारतीय विद्वानों ने भी व्यंग्य पर विचार किया है। पूर्वी और पश्चिमी दोनों संदर्भों को हम देखेंगे तभी बात शायद पूरी हो पाएगी। प्रोफेसर कांति कुमार जैन ने व्यंग्य के संबंध में लिखा, व्यंग्य की सबसे बड़ी विशेषता उसकी तात्कालिकता और विषय से उसका लगाव है। जो आलोचक शाश्वत साहित्य की बात करते हैं, उनकी दृष्टि से व्यंग्य पत्रकारिता के दर्जे की चीज मान लिया गया है। उन्हें लगता है कि साहित्यकार व्यंग्य का उपयोग मुहावरेबाजी के लिए भले ही कर ले, कभी गंभीर लक्ष्य के लिए उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। प्रोफेसर कांति कुमार जैन के व्यंग्य संबंधी इस उल्लेख में व्यंग्य के बारे में हिंदी समाज और साहित्यकारों तथा आलोचकों की धारणा का स्पष्ट परिचय मिलता है। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि हमारे यहाँ व्यंग्य को कोई गंभीर विधा मानने वाली बात चलन में रही ही नहीं। तभी तो आलोचक उसे मस्खरेबाज से ज़्यादा मानने को तैयार भी नहीं है। आचार्य द्विवेदी की व्यंग्य संबंधी परिभाषा बिल्कुल सटीक है। उन्होंने अत्यंत कम शब्दों का प्रयोग करते हुए व्यंग्य को इस तरह परिभाषित किया कि व्यंग्य वह है जहाँ कहने वाला अधरोष्ट में हंस रहा हो और सुनने वाला तिलमिला उठे, और फिर भी कहने वाले को जवाब देना अपने आप को और अधिक उपहासास्पद बना लेना हो जाता है। इसी तरह की एक और अच्छी परिभाषा है जो व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने दी। उनका कहना है, व्यंग्य जीवन से साक्षात्कार कराता है, जीवन की आलोचना करता है, विसंगतियों, मिथ्याचारों और पाखंडों का पर्दाफाश करता है। इसका आशय ये हुआ कि व्यंग्य जीवन से साक्षात्कार कराने का मादा रखने वाली और जीवन की आलोचना करने वाली साहित्यिक विधा है जो निर्ममतापूर्वक सामाजिक, राजनीतिक आदि सामूहिक वैयक्तिक विसंगतियों को अपने आक्रमण की जद में ले लेती है। यहाँ फिर से ये कहना ठीक होगा कि कबीर का व्यक्तित्व और कृतित्व अगर हम सामने रखें तो व्यंग्य और व्यंग्यकार से अपने आप परिचय हो जाएगा, और वो भी समग्रता में। इन सारी परिभाषाओं में व्यंग्य के उद्देश्य और उसकी प्रकृति पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई है, लेकिन अगर हम संक्षेप में कहना चाहें तो शायद ये ज़्यादा ठीक होगा कि व्यंग्य एक बड़े सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति का कारगर उपकरण होता है जिससे बच पाना कठिन है। व्यंग्य सीधे सीधे समाज की और व्यक्ति की
दुष्टताओं को बेबाकी से उजागर भी करता है। इस मामले में व्यंगकार शायद स्वयं को भी नहीं छोड़ते। आइए अब चर्चा करते हैं व्यंग की उत्पत्ति के बारे में। इसे जानना भी कम रोचक नहीं है। आज का समाज बहुत जटिल होता जा रहा है और मानव जीवन से अगर देखें तो सरलता और मनुष्यता शायद समाप्त हो रही है। समाज विद्रूप से विद्रूपतर हो रहा है। ऐसे में कोई साहित्यकार अपनी अभिव्यक्ति सरल भाषा और शैली में शायद कर ही नहीं रहा है। उसे अपनी बात की प्रहार क्षमता बढ़ाने के लिए व्यंग का सहारा लेना पड़ेगा। शायद यही कारण है कि भारतीय युग में व्यंग का दर्शन नाटकों, कविताओं, कहानियों और अलग अलग विधाओं में बहुत आसानी से हुआ। कारण स्पष्ट है कि नवीन चेतना संपन्न रचनाकारों की फौज और समाज में व्याप्त विसंगतियों और विद्रूपताओं से उनकी स्पष्ट पहचान थी। इन दोनों ने मिलकर व्यंग को सहज बनाया। शायद यही कारण है कि भारतीय युग के सभी रचनाकार व्यंग करने में बहुत माहिर थे। सिर्फ भारतेंदु के नाटक अंधेर नगरी की ही अगर हम चर्चा करें तो आज भी उतना अच्छा पॉलिटिकल सटायर, जिसे हम राजनीतिक व्यंग्य कहेंगे, ऐसा मिलना मुश्किल है। फिर भी ये जानना ज़रूरी है कि हास्य और व्यंग्य दोनों को एक मानने का भ्रम नहीं होना चाहिए। ये दोनों एक नहीं हैं, दोनों अलग अलग हैं और दोनों के लक्ष्य, प्रयोजन और प्रकृति, इन सब में अंतर है। हास्य आपको गुदगुदाने का काम तो कर सकता है, लेकिन इससे किसी गंभीर सामाजिक प्रयोजन की सिद्धि संभव नहीं होती और फिर इसका प्रभाव भी बहुत दीर्घकालिक नहीं होता, बल्कि मुझे लगता है शायद तात्कालिक होता है। जबकि व्यंग्य हल्का नहीं होता और इसमें गंभीर भाव भी होता है। जिसे लक्ष्य करके कहा जाता है वो असहज तो हो ही जाता है। इसमें विसंगतियों पर तीव्र प्रहार करके उसे एकदम से निर्मूल करने की कोशिश की जाती है और इसका प्रभाव शायद देर तक बना रहता है। लेकिन इस अंतर के बाद भी हास्य और व्यंग्य में एक गहरा संबंध होता है और व्यंग्य की अभिव्यक्ति में हास्य की उपस्थिति अनिवार्य रूप से होती ही है। आरंभ में हास्य और व्यंग्य को एक ही माना जाता था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद दोनों के रास्ते अलग अलग होने लगे और व्यंग्यकारों ने खुद को विशुद्ध व्यंग्यकार के रूप में स्थापित करने में बहुत अच्छी खासी सफलता भी हासिल कर ली। ये बिल्कुल सच है कि व्यंग्य का विधा के रूप में अस्तित्व आधुनिक युग की ही देन है, लेकिन हिंदी के साहित्य इतिहास पर दृष्टिपात करने से हमें ये भी पता चलता है कि किसी न किसी रूप में व्यंग्य हमेशा ही मौजूद रहा है। ये अलग बात है कि कहीं वो कम है तो कहीं अधिक है, लेकिन इसमें तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों की भूमिका को हम इनकार नहीं कर सकते। हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल से के नाम से जानते हैं, ये भयानक लड़ाइयों का काल था। ऐसे में जो आश्रयदाता राजा थे, उनकी प्रशस्तियां गाने वाले लोगों की, जिन्हें हम चारण भी कहते हैं, बहुतायत रही। जब तक साहित्यकार स्वतंत्र चेता नहीं होगा वो शायद व्यंग्य नहीं लिख पाएगा। यही कारण था कि आदिकाल में हास्य के तो दर्शन होते हैं, लेकिन व्यंग्य के दर्शन नहीं हो पाते। भक्तिकाल का कवि अपनी आध्यात्मिक दृष्टि के कारण स्वयं को हीन और तुच्छ मानता है और उसके लिए ईश्वर ही सर्वस्व है। इसलिए उसका मूल स्वर तो भक्ति भाव और दैन्य भाव का ही था। हाँ, ये अलग बात है कि उस समय कबीर भी थे। कबीर अपवाद हैं और कुछ मामलों में सूर और तुलसी के यहाँ भी व्यंग्य की प्राप्ति तो होती ही है। हालांकि कबीर ज़्यादा बेबाक और दुस्साहसी हैं। वे किसी की परवाह नहीं करते। उन्होंने अपने समय के समाज में जो कुछ सामाजिक कुरीतियाँ या विसंगतियाँ प्रचलित थीं, उन पर खूब प्रहार किया। साथ ही साथ उन व्यक्तियों की भी खबर ली जो इनके पोषक थे, और ये खबर ऐसी ली कि उसकी टीस आज भी बनी हुई है। उनकी यही विशेषता उन्हें पूरे हिंदी साहित्य में कुछ विशिष्ट स्थान प्रदान करती है।
इसके बाद आता है रीतिकाल। रीतिकाल के दौर में साहित्यकारों के पास अपने आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए और उसके साथ साथ उपहार हासिल करने के अलावा और कोई काम नहीं था। इसीलिए इस दौर में भी व्यंग का कोई खास विकास नहीं हो पाया। अधिक से अधिक ये हुआ है कि दरबारी वाक चातुर्य का प्रदर्शन खूब उस समय किया गया, जो उपलब्ध भी है। इसलिए अगर ये कहें कि आधुनिक काल में ही व्यंग्य साहित्य का विकास हुआ है और यही उसके विस्तार का भी काल है, तो शायद ज़्यादा ठीक होगा। इस काल में व्यंग्य सोद्देश्य लिखा गया और इस परंपरा की शुरुआत भारतेंदु युग से अधिक हुई। भारतेंदु ने और उनके साथी साहित्यकारों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया। लेखकी भूमिका में तत्कालीन सामाजिक अंधविश्वासों, धार्मिक विसंगतियों पर उन लोगों ने बहुत करारा व्यंग किया और वहीं दूसरी ओर उन्होंने तत्कालीन पश्चिमी सभ्यता की अंधी नकल करने वाले भारतीयों की भी खूब खिल्ली उड़ाई। ये दौर व्यंग्य साहित्य के इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दौर है। द्विवेदी युग के साहित्यकारों का लक्ष्य सामान्यतः तो भाषा परिष्कार का था और इस दौर में अधिकतर इसी कार्य को महत्व भी मिला और बाकी चीज़ें कहीं पीछे चली गईं। फिर भी बद्रीनाथ भट्ट, जी.पी. श्रीवास्तव, पांडे बेचन शर्मा, उग्र आदि लेखकों ने इस दौर में भी महत्वपूर्ण व्यंग्य लिखे। इसके साथ ही प्रेमचंद ने अपनी कहानियों और उपन्यासों में भी कहीं कहीं बहुत चुटीले व्यंग का इस्तेमाल किया है। प्रेमचंद की भाषा की एक बड़ी खूबी भी है कि वे व्यंग का व्यवहार करते हैं। व्यंग साहित्य की विभिन्न विधाओं में तब से प्रमुख रूप से प्रकट होने लगा। ये कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक सभी विधाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था। व्यंग्य कविता, व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य कहानी और व्यंग्य नाटक जैसी विधाएं भी स्वातंत्रोत्तर काल में बड़ी तेजी से विकसित हुईं। इसका अर्थ ये हुआ कि इन सारी विधाओं में व्यंग्य अपनी केंद्रीय उपस्थिति के रूप में आया। बात परंपरा की हो रही थी और छायावाद के दौर की बात भी हम कर लें। छायावादी साहित्यिक आंदोलन मुख्यतः आत्मनिष्ठ भाव का था, इसलिए इसमें व्यंग्य की उपलब्धता विरल है। इस दृष्टि से निराला अपवाद है, बल्कि ये कहना शायद ज़्यादा ठीक होगा कि वे महारथी व्यंगकार हैं। उन्होंने सामाजिक विद्रूपताओं को निशाने पर लिया और कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरिया जैसे उपन्यास और कुकुरमुत्ता जैसी कविताएं भी लिखी, जो एक बहुत महत्वपूर्ण व्यंग्य रचना है। स्वातंत्र्योत्तर व्यंग्य उपन्यासों में रांगे राघव का हुजूर जो 1952 में लिखा गया, उग्र जी का कढ़ी में कोयला, परसाई द्वारा रचा गया तट की खोज, ज्वाला और जल, रानी नागफनी की कहानी, नागार्जुन का हीरक जयंती, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, बदी-उज़्ज़मा का एक चूहे की मौत और छठा तंत्र महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। नाटकों की अगर हम चर्चा करें तो हम देखते हैं कि व्यंग्य नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु युग से ही हो चुका था। इस दौर में हास्य प्रधान नाटकों की प्रधानता रही और ये व्यंग्य नाटक भी सिद्ध हुए। मसलन भारतेंदु के प्रहसन, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, अंधेर नगरी आदि, राधाचरण गोस्वामी का बूढ़े मुँह मुहासे, ये भी प्रसिद्ध रचना थी। अब व्यंग्य में प्रमुख रूप से जिन लोगों ने लिखा व्यंग्य विधा में जी.पी. श्रीवास्तव, उग्र, सत्यप्रकाश सेंगर, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, विनोद रस्तोगी, लक्ष्मी नारायण लाल, नरेंद्र कोहली, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये कुछ बड़े महत्वपूर्ण नाम हैं। इसी तरह व्यंग्य को आधार बनाकर कहानी लिखने वालों में केशव चंद्र शर्मा, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल, मुक्तिबोध आदि प्रमुख हैं। हिंदी की व्यंग्य परंपरा दरअसल कबीर से होते हुए
भारतेंदु निराला और परसाई तक आती है। कबीर हिंदी के पहले व्यंगकार हैं जिनके व्यंग की चर्चा बड़े बड़ों को तिलमिला देने की सामर्थ्य रखती है। कबीर न तो राजसत्ता से कभी डरे और न व्यक्ति सत्ता से। मूल्यवान सृजन उसी साहित्यकार से संभव होता है जो जन पक्षधर होता है, न कि सत्ता का पक्षधर। कबीर ने घर फूंक कर भी धार्मिक और सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार किया था। उनके सीधे सवालों के उत्तर किसी के पास नहीं होते थे। यही है कबीर के व्यंग की उपलब्धि। भारतेंदु बाबू हिंदी नवजागरण के दौर के अप्रतिम रचनाकार हैं। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक धार्मिक कुरीतियों पर सीधा सीधा आक्रमण किया। वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी शासन और शासकों के छद्म चरित्र को भी निर्ममता से उद्घाटित किया। साहित्यकार पुरस्कारों के लिए सत्ता की खुशामद करना अपना ध्येय मानते थे, लेकिन भारतेंदु बाबू ने अंग्रेजी स्तोत्र लिखकर सीधे सीधे अंग्रेज शासकों को चुनौती दी। अंग्रेज शासक कितने लालची और शोषक हैं, भारतीय जनता को यह बताना उन्होंने आवश्यक समझा। इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों और अंग्रेजी सभ्यता की जमकर आलोचना की। उनकी एक पंक्ति देखिए, भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेजी, और आंखें फूटी भरा न पेट, क्यों सखी साजन नहीं ग्रेजुएट। इसकी पूरी पंक्ति है, तीन बुलावे तेरह आवे, निज निज विपदा रोई सुनावे, आंखें फूटी भरा न पेट, क्यों सके साजन नहीं अंग्रेज। अब भारतेंदु को लगा कि उन्हें ये कार्य अकेले करना कठिन होगा, इसीलिए उन्होंने अपने सहयोगियों से भी कहा कि वे व्यंग में रचना करें। उन्होंने अपने सहयोगियों को जोड़ करके एक बड़ा मंडल बनाया जिसे भारतेंदु मंडल के नाम से जाना गया। इस मंडल ने हिंदी साहित्य की और देश की अभूतपूर्व सेवा भी की। इनमें मुख्य रूप से पंडित बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र और बाल मुकुंद गुप्त जैसे लेखक थे। ये कहना कहीं से भी अतिशयोक्त नहीं होगी कि इस युग में व्यंग की खूब प्रतिष्ठा हुई। छायावाद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की चर्चा खूब हुई और वे ऐसे स्तंभ थे जो सबसे अलग थे। उन्होंने अपने व्यंग के माध्यम से समाज को जागृत किया। गुरमुत्ता जैसी कविता में उन्होंने आभिजात्य वर्ग पर बहुत तीक्ष्ण प्रहार किया है। वहाँ कोई मुरव्वत नहीं है। वे इस कविता में सीधे सीधे पूंजीवादी सभ्यता की शोषणकारी प्रवृत्तियों की आलोचना करते हैं। वे कहते हैं, अबे सुनबे गुलाब, फूल मत गर पाई, खुशबू रंगो आब, खून तूने खाद का चूसा अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। कितनों को तूने बनाया है गुलाम, माली कर रखा सहाया जाड़ा घाम। भारतवर्ष ने अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। आज़ादी देशवासियों के लिए सुनहले स्वप्न की तरह थी, जिससे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें भी थीं। स्वतंत्रता हासिल हो जाने के बाद जल्दी ही मोहभंग की स्थिति भी हुई। भारतीय स्वतंत्रता के बाद लोग अपनी उम्मीदों के पूरे न होने के कारण निराशा के गहन गर्त में डूबने लगे। शासक वर्ग भ्रष्टाचार में लिप्त होकर अपने और अपने परिवारीजन के भविष्य सुरक्षित करने में लग गया। जनता से उन्हें शायद कोई मतलब ही नहीं रहा, ऐसा जनता का सोचना था। ऐसे समय में परसाई जी ने उस काल की विडंबनापूर्ण स्थितियों पर व्यंग लिखे। उनके व्यंग इस समय के लिए आवश्यकता की तरह हो गए। डॉक्टर मदालसा व्यास ने परसाई के व्यंग लेखन पर एक टिप्पणी की है कि समाज की विसंगतियों का साहस पूर्वक मुकाबला करने और व्यंग को सही शैली प्रदान करने वाले व्यंगकारों में हरिशंकर परसाई का नाम उल्लेखनीय है। परसाई जी ने स्वतंत्र भारत की सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर बहुत निर्ममता से अपनी लेखनी चलाई।
वे ऐसे व्यंगकार हैं जो समाज को बदलने की आवश्यकता के उद्देश्य से लिखते हैं। उनकी सामाजिक पक्षधरता बिल्कुल स्पष्ट थी। सदाचार का तावीज, भोलाराम का जीव, वैष्णव की फिसलन जैसे उनके दिन फिरे, सुदामा के चावल, अकाल उत्सव ऐसी ही व्यंग रचनाएं हैं जिनमें परसाई ने खुले तौर पर विसंगतियों पर प्रहार करते हुए व्यवस्था को चुनौती दी। परसाई ने व्यंग के लिए पाठकों का एक बड़ा समाज तैयार किया और यही उनकी विशिष्ट उपलब्धि भी थी। उनके व्यंग की एक बड़ी खूबी ये है कि वे बहुत सहजता और सरलता से अपनी बात रखते हैं और जिसे लक्ष्य करते हैं वह झटके खाने लगता है। अगर ये कहा जाए कि वे कबीर की परंपरा के व्यंगकार हैं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी समय के दूसरे प्रमुख व्यंगकार हैं नागार्जुन, बदियुज्जमा, शरद जोशी, रविन्द्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, प्रेमपाल शर्मा आदि, जिन्होंने व्यंग को ऊंचाई प्रदान की और उसे बहुत लोकप्रिय बनाया। नागार्जुन एक ऐसे व्यंगकार हैं जिन्होंने हिंदी, मैथिली और संस्कृत तीनों में लिखा। उनका मूल स्वर व्यंग का ही था। चाहे वो कविता लिख रहे हों, कहानी लिख रहे हों या उपन्यास, जहाँ कहीं उन्हें मौका मिला वे व्यंग करने से नहीं चूके। उनके व्यंग भी बहुत निर्ममता से प्रहार करते हैं। प्रगतिवादी रचनाकारों में सबसे अधिक व्यंग रचनाएं देखा जाए तो नागार्जुन के ही खाते में हैं। टके की मुस्कान, करोड़ों का खर्चा, हीरक जयंती उनकी प्रमुख व्यंग रचनाएं हैं। बदियुज्जमा भी हिंदी के महत्वपूर्ण व्यंग उपन्यासकार हैं। एक चूहे की मौत, छाकों की वापसी, अपरुष, छठा तंत्र आदि उनके प्रसिद्ध और चर्चित व्यंग्य उपन्यासकार हैं। व्यंग की दुनिया में शरद जोशी के नाम को हम भुला नहीं सकते। व्यंग्य को विधा के रूप में स्वीकृत दिलाने वालों में हरिशंकर परसाई के साथ साथ शरद जोशी की भी निर्णायक भूमिका रही। इन्होंने इसे साहित्यिक मंचों, कवि गोष्ठियों और अखबारों के माध्यम से भी खूब लोकप्रिय बनाया और सर्व स्वीकृत विधा के रूप में इसे स्थापित किया। वे हास्य व्यंग्य के कवियों के साथ साथ अपने व्यंग्य पढ़ते थे और उन्हें ही सुनने के लिए श्रोता समूह बैठा रहता था। ये उनके व्यंग्य की एक बड़ी उपलब्धि है। उनकी असमय मृत्यु ने हिंदी व्यंग्य साहित्य को एक बड़ी क्षति पहुंचाई। परिक्रमा, जीप पर सवार इल्लियाँ, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, यथासंभव, मुद्र का रहस्य और तिलिस्म जैसी रचनाएं उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। एक अन्य रचनाकार है रविन्द्रनाथ त्यागी। रविन्द्रनाथ त्यागी ने पत्र पत्रिकाओं के स्तंभों के माध्यम से व्यंग को खूब लोकप्रिय किया। खुली धूप पर नाव में, भित्ति चित्र, मल्लिनाथ की परंपरा, कृष्ण वाहन की कथा, देवदार का पेड़, शोक सभा आदि उनकी प्रमुख व्यंग रचनाएं हैं। श्रीलाल शुक्ल एक अन्य ऐसे रचनाकार हैं जो अपनी विशेष शैली के लिए जाने जाते हैं। व्यंग की भाषा उनकी उपलब्धि है। उनका प्रसिद्ध व्यंग्य उपन्यास है राग दरबारी। अकेले राग दरबारी ने उन्हें बहुत अधिक प्रसिद्धि प्रदान की। अनेक लोगों ने बहुत कुछ लिखा लेकिन उन्हें उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी अकेले राग दरबारी से श्रीलाल शुक्ल को मिली थी। अंगद का पाँव और यहाँ से वहाँ उनकी दूसरी व्यंग रचनाएं हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि व्यंग्य की अपनी कोई स्पष्ट प्राचीन परंपरा के न होते हुए भी आज व्यंग्य विधा ने महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। शीर्ष व्यंग्यकारों द्वारा इस विधा की श्रीवृद्धि में सतत योगदान दिया जा रहा है। ये हिंदी व्यंग्य के लिए एक उत्साहदायी अवसर है। इस प्रकार कबीर की व्यंग्य की जातीय परंपरा का विकास भारतेंदु, निराला, परसाई
और शरद जोशी जैसे व्यंग लेखकों द्वारा होता आया है। ये व्यंग साहित्य की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।